Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the chapter of globalization for Class X CBSE. It discusses vividly the situation in India pre- and post-globalization. Please watch the video till the end to get an exact insight of the topic. ठीक है, ओके। देखो, ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज आप और हमारी जो परिस्थिति है ना, वो चेंज हुई है सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अभी देखो, जैसे 1990 में आई वॉज बेसिकली ऑफ नॉट ऑफ योर एज, शायद 6th या 7th में रहूँगा मैं। तो इस टाइम पे इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, आप इसको बहुत विस्तारित रूप से इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने काया पलट कर दी इंडिया की। ठीक है, 1990 में 1990s तक भाई साहब इंडिया की हालत, तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, सो मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। और उस टाइम पे 1990 पे हमारी हालत इतनी ख़राब, मतलब आज की तारीख में जो पाकिस्तान की हालत है ऑलमोस्ट वैसी हालत हमारी थी। इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से चल रही थी। हमारा यहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों भी सक्सेसफुल हुए थे, बट स्टिल हमारा देखो कैसा था, हमारा इकोनॉमी बहुत क्लोज था। वी वर नॉट अ बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी। ठीक है, वर्ल्ड का देखो ट्रांजिशन हो रहा था। वर्ल्ड का ट्रांजिशन अगर आप देखोगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 भागों में है। एक होती है आपकी भाई साहब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, एक होती है भाई साहब आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है भाई साहब आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जो सिर्फ बिजनेस को फेवर करता है। बिजनेस को फेवर करता है मतलब देखो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि अगर मैं बिजनेस को बढ़ावा दूं तो मेरे सारे जो भी चीजें हैं वो केयर टेक होती हैं। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो मुझे अलग से भाई साहब सोचना नहीं पड़ेगा कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें, है ना। तो जैसे अमेरिका में अगर आप देखोगे थोड़े बहुत पोर्टफोलियोज गवर्नमेंट के पास है, जैसे डिफेंस, ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास रहेगा, और बाकी सबका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें प्राइवेट हो चुकी हैं, रेलवे से लेकर इलेक्ट्रिसिटी लेकर सब कुछ प्राइवेट है वहां पे। ठीक है, जिसको जितना पैसा कमाना है कमाओ भाई साहब। ठीक है, लीगल तरीके से। तो ये इसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इनका जो मोटिव होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या है भाई साहब, प्रॉफिट। ठीक है, सो जस्ट गिविंग यू हेड्स अप, तो जितना प्रॉफिट कमाना है कमाना। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे ज्यादा करके जो भी रिनोन्ड बिजनेसमैन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हेल फ्रॉम अमेरिका। आप बिल गेट्स की बात करो, जेफ बेजोस की बात करो, भाई साहब वॉरेन बफेट की बात करो, एनीवन, मोस्ट ऑफ देम आर हेलिंग फ्रॉम अमेरिका बिकॉज इट्स अ बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी। अभी आते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारा, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे एक मोटे मोटे तौर पे आपको बोल सकता हूँ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में 90% जो प्रोडक्शन सोर्सेज हैं वो प्राइवेटाइज्ड हैं और सिर्फ 10% गवर्नमेंट के पास है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जैसे ही सोशलिस्ट में आते हैं हम, तो यहाँ पे भाई साहब जैसे इसका उल्टा है, मतलब ओनली 10% विल बी विद प्राइवेट ओनर्स एंड 90% विल बी विद गवर्नमेंट। ठीक है, 90% जो प्रोडक्शन के सोर्सेज होंगे वो गवर्नमेंट के पास होंगे। मोटिव क्या है, वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है भाई साहब सबको चीजें जो भी प्रोड्यूस हो रही है इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होकर सबको मिलनी चाहिए। तो प्रॉफिट शुड नॉट बी द मोटिव, वेलफेयर शुड बी द मोटिव। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई। अभी आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया में है। अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, सो इट एग्जिस्ट इन लेट्स से यूएसए, यूएस में है भाई साहब। ठीक है, जर्मनी में भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, जर्मनी में भी आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो एग्जिस्ट इन चाइना, इन रशिया। ठीक है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। यूएस, जापान में भी भाई साहब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। जापान, यूएस, जर्मनी, दीज आर ऑल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंट्री। ठीक है, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ कहाँ पे है, चाइना में है, रशिया में है। और आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का, इसीलिए देखो चाइना में आप हार्डली किसी बिजनेसमैन का नाम सुनोगे, हालांकि चाइना के प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। ये प्रोडक्ट भी भाई साहब चाइना का ही है। ठीक है, तो चाइना के मोबाइल, चाइना के एसी, चाइना के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब जगह हैं, लेकिन यू विल नॉट हियर एनी रिनोन्ड नेम ऑफ अ चाइनीज बिजनेसमैन। कुछ दिनों पहले हमने जैक मा का नाम सुना था, अभी वो भी विलुप्त प्राय है। ठीक है, ही वाज बेसिकली हेडिंग अ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, अमेज़न से भी ज्यादा बिजनेस उनका था। खैर, अभी हम आते हैं भाई साहब मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो इंडिया में है। इंडिया में है, यूके में है। ठीक है, इंडिया में है, यूके में है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि 50% ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का है और 50% अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट का है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पूरे दिन का अगर आप देखोगे तो आप सुबह उठते हो, एक साबुन यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, ये प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स से आपको मिले हुए हैं। खाना आप खाते हो भाई साहब,
तो जो भी आपके खाने हैं वो भी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। जब स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए आप रोड पकड़ते हो, वो रोड किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने बनाया है। जो इलेक्ट्रिसिटी आप घर पे व्यवहार कर रहे हो या स्कूल पे व्यवहार कर रहे हो या जहां भी आप हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? गवर्नमेंट। जो पानी आप पी रहे हो वो आप तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? गवर्नमेंट। देखिए, अगर आप ट्रेन, बस, ये सब चीजें यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्ट के लिए, तो दीज आर ऑल बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो मिला जुला अगर आप देखोगे पूरे दिन का आपका जो चीजें आप यूज कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, उसमें 50% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है और 50% बाय सब प्राइवेट, बिकॉज ऑफ विच आपका मिक्स्ड इकोनॉमी हम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चला आ रहा था, लेकिन यहां पे इंडिया में 1990 में प्रॉपरली मिक्स्ड इकोनॉमी भी नहीं था, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी भी नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट का शिकंजा हर चीज पे था। मतलब उस टाइम पे बोला जाता है दिस वाज लाइसेंस राज। अभी लाइसेंस राज मतलब क्या होता है कि अगर आपको साधारण एक किराने की दुकान भी खोलनी हो ना, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर काटते काटते आपके जूते घिस जाएंगे भाई साहब, ठीक है। यू विल हैव टू प्रोक्योर सो मेनी लाइसेंसेस। आज की तारीख में भाई साहब गवर्नमेंट ने इसको ढील दी हुई है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ढीला कर दिया है इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज आप देखो आपकी पीढ़ी क्या सोचती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं मेरी पीढ़ी क्या सोचती थी या मेरे जनरेशन में लोग क्या सोचते थे कि कैसे भी करके भाई साहब कोई गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक करो और किसी गवर्नमेंट सर्विस में लग जाओ, क्योंकि बिजनेस सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं था, ठीक है। बिजनेस जिसको करना है भाई साहब बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। इट वाज नॉट अ बिजनेस सपोर्टिव इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ विच द ओनली ऑप्शन दैट पीपल हैड लेफ्ट वाज टू एडुकेट देमसेल्व्स, गेट देमसेल्व्स एडुकेटेड एंड अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में तो लाइफ सेट है, वरना वो नहीं है। आज की तारीख में हर दूसरा इंसान आपकी पीढ़ी में ये सोच रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन मैं कोई स्टार्टअप डालूं या मैं कोई बिजनेस करूं, ठीक है। पीपल आर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज मार्केट हैज बीन रिलैक्स्ड, ठीक है। बहुत सारे जो आपके स्ट्रिंजेंट इकोनॉमी थी हमारी वो रिलैक्स हुई है और ये सारे चेंजेस आपके 1990 के बाद आना चालू हुए। तो 1990 में हुआ ये कि इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास गई फॉर प्रोक्योरिंग लोन्स, ठीक है, लोन लेने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट की जरूरत थी। तो वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने गई, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला देखिए हम लोन तो आपको दे देंगे लेकिन आपको फिलहाल उसको लौटाने की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपका ये लोन बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा, आप और दलदल में फंसते रहेंगे और अगली बार आप लोन लेने मांगने के लिए भी नहीं आ पाएंगे, इतने दब जाएंगे। तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तब उन्होंने भाई साहब वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया सी अडॉप्ट ग्लोबलाइजेशन। आपके मार्केट्स को आप खोलिए, वर्ल्ड भी आपको अपने मार्केट्स आपके लिए खोल देगा। आपने अपने मार्केट्स को ब्लॉक करके रखा है। देखो तभी इंडियंस की मेंटालिटी क्या थी कि भाई अगर हमने मार्केट्स खोल दिए तो हमारे इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो नहीं बिकेगा। अरे नहीं बिकेगा मतलब क्या, समझो इस चीज को। जैसे पेप्सी जो तुम पी रहे हो, क्या वो अमेरिका से आ रहा है? पेप्सी इज अ अमेरिकन कंपनी, बट इज इट प्रोड्यूस्ड इन अमेरिका? इज इट प्रोड्यूस्ड इन अमेरिका? नो इट इज नॉट, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स जो पेप्सी की कंपनी है, यहाँ पे भाई साहब यूनिट्स है उनके जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पे बाकायदा इंडियंस काम कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने वाले लोग भी इंडियंस हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मुनाफा वो कमा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जो पेप्सी आप पी रहे होंगे उसमें सारा का सारा प्रोसेस इंडियंस का ही रहे। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जैसे अगर आप एडिडास का जूता पहन रहे होंगे, ठीक है, जैसे पहले हमारे जमाने में किसी ने एडिडास का जूता पहना तो उसका बाप या उसका माँ या कोई भी उसके फैमिली में जरूर अमेरिका गया रहेगा, वहां से वो लाया रहेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आज की तारीख में किसी भी जूते की दुकान में, ऑनलाइन में, कहीं से भी आपको नाइकी, एडिडास वगैरह शूज मिल रहे हैं, आराम से मिलने पैसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो वही चीज हो गई है कि आपका जो इकोनॉमी है, तो पहले लोगों को ये डर था कि भाई साहब अगर हमने अपने मार्केट्स खोल दिए तो ये अंधाधुंध सारे जितने भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं सब इंडिया में आ जाएंगे और इंडिया का धंधा ठप हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि इनके आने से हमारा धंधा बढ़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा? इंडियंस को मिलेगा। मनी जनरेशन किसका होगा? इंडियंस का होगा। सैमसंग का मोबाइल बेचने के लिए भाई साहब किसी चाइनीज को नहीं आने पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। भाई किसी कोई भी एलजी कंपनी का या किसी भी कंपनी का कि कोई चीज अगर एचपी का लैपटॉप कोई बेच रहा है तो अमेरिका से कोई इंसान नहीं आ रहा है उसको बेचने के लिए। कैनन का कोई कैमरा अगर कोई बेच रहा है तो अमेरिकन का इंसान नहीं आ रहा है। यहाँ पे भाई साहब रिपेयर भी हो रहा है, उसका सर्विसिंग भी हो रही है, प्रोडक्शन भी हो रहा है और मेंटेनेंस भी हो रहा है और प्लस सेलिंग एंड बाइंग भी हो रहा है, और वो सारी चीजों में इंडियंस ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो मोर जनरेशन ऑफ इनकम इज हैपनिंग, ठीक है।
और इससे एक और फायदा क्या हुआ कि भाई साहब जिस तरह से हमने सबके लिए मार्केट्स खोले, वैसे पूरे वर्ल्ड ने भी हमारे लिए मार्केट्स खोल दिए। और हमारा सबसे बड़ा लीप था, हमने कंप्यूटर्स को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग में हम घुस गए। और आज की तारीख में मतलब इंडियंस आर स्टिल डोमिनेटिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसीलिए आज की तारीख में माइक्रोसॉफ्ट में अमेरिकन से ज्यादा इंडियंस इन्वॉल्व हैं, अमेरिकन से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडियंस को मिला हुआ है, ठीक है। सो वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल मार्केट नाउ in terms of goods produced, in terms of services rendered by individuals, it has now become a global market, ठीक है। बहुत अक्सर आप सुनेंगे कि भाई साहब मैं चाइना गया था, मैं अमेरिका गया था, धंधे के लिए गया था। पहले के जमाने में लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था, थोड़ा बहुत पैसा कमा कर जोड़कर फिर जाएंगे वहां पे, मजा मस्ती करके फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में लोग छींकते हुए भी चले जाते हैं इन जगहों पे, क्योंकि बिजनेस बढ़ गया है, ग्लोबल मार्केट्स ओपन हो गए हैं आपके, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और उसके बाद से आज की तारीख में हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है, हम स्ट्रांग हो पाए हैं, ठीक है। वी हैव बीन, और आज की तारीख में हम स्ट्रांगर होते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी देश अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है, किसी ना किसी चीज की कमी होगी, ठीक है। हर रिसोर्स अबंडेंटली हर देश में अवेलेबल नहीं होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ पेट्रोल एज और दैट मच ऑफ ऑयल रिसोर्सेज एज अ कंट्री इन द मिडिल ईस्ट वुड हैव, ठीक है। तो उनके पास है भाई साहब, हमारे पास उतनी बड़ी तादाद में तो नहीं है, ठीक है, और इतनी भी नहीं है कि हमारा देश उसमें चल सके। लेकिन अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट्स वहां पे लॉन्च करें और वो इधर, तो इस तरह से आदान प्रदान से देश चलते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और यही था हमारा कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन का। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट, पूरा वर्ल्ड आज की तारीख में एक मार्केट हो गया है। द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम अ कॉमन मार्केट फॉर एवरीवन, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, इन 1947 इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली। तो द चैप्टर इज ऑल अबाउट, ठीक है, द जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू दिस डे, ठीक है। इंडिपेंडेंस पाना एक बात है, और इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट के शिखर तक जाना एक दूसरी बात है, ठीक है। इंडिपेंडेंस वाज बेसिकली अ फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू एक्सपेल देम आउट ऑफ आवर नेशन, बट आफ्टर दैट द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इट इज मोर ऑफ अ चैलेंज, ठीक है। जब आपको मालूम है किसी के साथ लड़ना है तो मरो या मारो, ठीक है, वैसा आपको मालूम है। लेकिन जब अंदरूनी ही आपका भाई साहब डिसबैलेंस है, तो उसमें आप मारेंगे किसके और मरेंगे भी कैसे, ठीक है। दैट इज अ बिगर चैलेंज, ठीक है। तो दैट इज अ बिगर चैलेंज एंड दिस जर्नी वी शैल ब्रीफली हॉल्ट इन द ईयर 1991, ठीक है। 1991 में बेसिकली क्या था, इंडिया बिफोर 1991 अगर आप देखोगे ये सब इंडिया था, ठीक है। और इंडिया आफ्टर 1991 देखो, ठीक है। एक गाड़ी हुआ करती थी प्रीमियर पद्मिनी, ठीक है, और ये गाड़ी इतनी चली कि आज की तारीख में भी आपको सेकंड हैंड गाड़ियां, ये मुंबई में जो टैक्सीज चलती हैं वो यही है, ठीक है। तो ये एक गाड़ी हुआ करती थी, ये जिसके पास है वो बहुत अमीर आदमी है। आज की तारीख में 10 तरह की गाड़ियां एक बिल्डिंग में आपको दिख जाएंगी, 4 व्हीलर्स, ठीक है। कैपेसिटी बढ़ चुकी है लोगों की इन सब चीजों को खरीदने की, क्रेडिट भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ओके, जैसे ये सब आपका भाई साहब बिफोर 1991 है, और अगर आप देखोगे ये रिप्लेस हुआ है, ठीक है। ये प्रीमियर पद्मिनी इंडिया में प्रोड्यूस होती थी, अभी आज की तारीख में बहुत सारे कार्स आ चुके हैं, ठीक है। और ज्यादा करके कार्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया है, स्पेशली जर्मन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ज्यादा हैं, ठीक है। अब अगर देखोगे भाई साहब, फोन हुआ करता था, फोन की तो भाई साहब भरमार है, वीवो, ओप्पो, आईफोन, पता नहीं क्या क्या है, सारे भाई साहब आपके, ठीक है। एक टीवी हुआ करता था इस तरह से, आज की तारीख में सारे टीवीज आपके जितने भी हैं, जितने भी कंपनीज हैं, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारे आप देखोगे। बैंक्स भी भाई साहब आपके आज की तारीख में इंटरनेशनल बैंक्स आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन इंडिया। हैज एनीबडी वॉक्ड एवर टू वीटी, गए हैं आप? वीटी में एक बैंक हब है, कभी जाइएगा उधर, ठीक है। वो सब हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, आपको ऐसे ऐसे बैंक मिलेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, ये बैंक का नाम कभी सुना ही नहीं है आपने। ज्यादा से ज्यादा कौन कौन से बैंक के नाम सुने होंगे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब बैंक। लेकिन वहां पे भाई साहब ऐसे ऐसे बैंक्स आपको दिखेंगे कि भी आपने नाम ही नहीं सुने। एक्चुअली दीज बैंक्स आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और यहाँ पे बहुत हेविली लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिडिल ईस्ट के बैंक्स हैं, बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स हैं, यू हैव नॉट बीन हर्ड अबाउट देम। आप मतलब वो बैंक का मेला है एकदम से, ऐसा एक एरिया है जहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे बैंक्स हैं, क्या। तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब, कैसे लाइफ बिफोर 1991 था और हाउ लाइफ चेंज आफ्टर 1991। हाँ, ये सारी जो चीजें हैं ये इंपैक्ट होगी। जैसे एक फ्रूट जूस बेचने वाला, ठीक है, जिस हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था, बट इफ एवर वी वांटेड फ्रूट जूस वी हैव टू वॉक अप टू हिम।
आज की तारीख में भाई साहब आप बैठे बिठाए घर पे ऑर्डर करवा सकते हैं। इससे क्या इनका जीवनी हैम्पर होगा? यस, थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो आएगा। हर पॉजिटिव चेंज थोड़ा बहुत अपने साथ कुछ ना कुछ भाई साहब नेगेटिव भी लाता है। ठीक है, 1 सेकेंड। हेलो, ग्लोबलाइजेशन में मतलब ऐसा था थोड़ा सा हमारा। ठीक है, आज की तारीख में देखो वही हमारा धोती वगैरह ज्यादा करके हम पहनते थे, खादी की चीजें या हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूस होती हैं। आज की तारीख में भाई साहब नाइकी एडिडास के टी शर्ट्स वगैरह जो भी है आप पहन सकते हैं। ठीक है, ये आपको इजीली अवेलेबल है, तो मार्केट्स आपके खोल दिए गए हैं। और इससे हुआ ये है कि भाई साहब आप जैसे एडिडास प्यूमा के शूज भाई साहब उठा रहे हैं, उस टाइम पे भाई साहब कोल्हापुरी चप्पल से काम चलाना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आए। यू गॉट एन एक्सेस टू गुड क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड यूज्ड बाय देम. It doesn't mean that goods that were produced in India were of inferior quality. What it means is that maybe we didn't have that much of access to raw materials to produce these elite goods. ठीक है, आपका एक देखिए हर कंपनी का ना एक मतलब लेवल होता है। ठीक है, जैसे समझ लो नाइकी, एनीबडी हैज रेड दिस बुक द शू डॉग। एक्चुअली जो नाइकी के ओनर है उन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है और मतलब नाइकी कैसे ऊपर आया पूरी जर्नी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो वो बेसिकली क्या करते थे, चाइना से जापान से शूज लाते थे और जापान में जो कंपनी इस शू को मैन्युफैक्चर करती थी उसका नाम था टाइगर। ठीक है, आज भी है ये कंपनी। ठीक है, ये टाइगर शूज को ही वो अमेरिका में बेचते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ इनका ठसन होने लगा। ठीक है, क्लैशेस होने लगे, क्योंकि जापान में लोग जिस तरह से बिजनेस करते हैं और अमेरिका में जिस तरह से बिजनेस करते हैं, और तभी थोड़ा सा जापान के साथ इनका था भी, क्योंकि जापान में पर्ल हार्बर की बॉम्बिंग इनके ऊपर की थी और इन्होंने भाई साहब न्यूक्लियर वेपन्स हिरोशिमा और नागासाकी में उतारे थे, तो उतना भी ठंडा मामला नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा टसन बढ़ने लगा, तो इन्होंने क्या किया, ये खुद एक स्पोर्ट्समैन थे, फिर धीरे धीरे जूते डिजाइन करने लगे। जूतों की डिजाइनिंग में इन्होंने एलीट स्पोर्ट्समैन को इन्वॉल्व किया। ठीक है, और तब जाकर मतलब कैसे धीरे धीरे परफेक्शन आया, मतलब एथलीट्स को जो जूता चाहिए उन्होंने ये मैन्युफैक्चर करके दिया। ठीक है, और आज की तारीख में भाई साहब एक ह्यूज ब्रांड बन गया है। हालांकि उन्होंने सिर्फ कैसे थे कि इधर से माल उठा रहे उधर बेच रहे हैं, लेकिन फिर इन्होंने अपना ब्रांड डाला और उसको बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक ऐसे लेवल पे लाया, तो दैट इज कॉल्ड एपिटोम लेवल। ठीक है, उस लेवल पे लाया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हो सकता है हमने जूते मैन्युफैक्चरिंग को इतना ध्यान ना दिया हो, लेकिन किसी कंपनी जैसे नाइकी और एडिडास ने ध्यान दिया हो, तो उन्होंने भाई साहब उसको उठाया है। ठीक है, सो इस तरह से अगर आप देखोगे तो देयर वाज अ बहुत बड़ा चेंज था हमारे लाइफ में। ठीक है, वर्ल्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। तो आपके भाई साहब कंट्रीज में प्रोडक्शन होता था। ठीक है, लाइक भाई साहब आपका अमेरिका। ठीक है, इस तरह सो आप अगर देखोगे ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। यूएसए एंड यूरोप कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। ज्यादा करके यूएसए और यूरोप में मशीनरी और टेक्नोलॉजी मतलब ज्यादा डेवलप हो रहा था। ठीक है, एंड यूरोप एज वेल, एंड ब्राजील वाज इनटू प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, चॉकलेट्स वगैरह। ठीक है, ओके, साउथ अफ्रीका फॉर गोल्ड एंड डायमंड्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। इंडिया स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रो बेस्ड कमोडिटीज, कॉटन हो गया, ठीक है, मसाले हो गए, स्पाइसेस हो गया, so ये सारे आपके एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स में इंडिया वाज बेसिकली मूविंग। ठीक है, most countries were closed economies. Now what do you mean by a closed economy? Closed economy means having minimum trade relations with the outside world, limited imports and exports. ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में imports और exports हो रहे हैं। ठीक है, closed economy means minimum trade relations with the outside world, outside world के साथ बहुत ही कम trade relations हैं। ठीक है, closed economy। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। तो ट्रेड आपका मेन चैनल था जिससे डिस्टेंट कंट्रीज कनेक्ट हो रही थी, बिजनेस। ठीक है, कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ। तो इंडिया से भाई साहब रॉ मटेरियल्स और फूड स्टफ भाई साहब एक्सपोर्ट हो रहे थे। ठीक है, एंड इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स और इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में वेलफेयर और प्रॉफिट दोनों भी साथ में पैरेलल चलते हैं। आपके 50% प्रोडक्ट्स will be manufactured by the government and 50% products for consumption will be manufactured by private players। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फिलहाल हमको गवर्नमेंट से मिल रही है, लेकिन प्लान चल रहा है इसके प्राइवेटाइजेशन का। अगर आप मुंबई में देखेंगे बहुत सारे एरियाज में रिलायंस इज द सप्लायर।
ठीक है। बहुत सारे एरियाज में अदानी ग्रुप इज अ सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब आप बोरीवली, दहीसर इन जगहों पे जाएंगे तो वहां पे प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप पूरे दिन में अपने यूज की हुई चीजों को देखेंगे अगर आप, तो उसमें भी आपको 50-50% का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। गारमेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं, खाना जो आप खा रहे हैं भाई साहब, जूते चप्पल जो आप यूज कर रहे हैं, जो फैन लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, ये सब आपके आ रहे हैं भाई साहब प्राइवेट से। और जो रास्ता आप यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं, जो पानी आप यूज कर रहे हैं, जो आप भाई साहब रेलवे यूज कर रहे हैं या रोडवेज यूज कर रहे हैं, ये सब आपका आ रहा है भाई साहब गवर्नमेंट से, ठीक है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सो दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट and the private sector is owned and managed by private individuals. Strategic and basic industries were controlled by the public sector. तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है जैसे माइनिंग, ये गवर्नमेंट के अंडर में, एयरलाइंस गवर्नमेंट के अंडर में, डिफेंस गवर्नमेंट के अंडर में, टेलीकम्युनिकेशन ये भाई साहब गवर्नमेंट के अंडर में। अभी देखो माइनिंग जो होता था वो पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ठीक है। एयरलाइंस, एयर इंडिया हुआ करता था पहले, अभी भाई साहब बहुत सारे एयरलाइंस आ गए, गो एयर आ गया भाई साहब, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आ गए इसमें, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशंस पहले बीएसएनएल का लाइन होता था, आज की तारीख में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, पता नहीं क्या क्या। डिफेंस जो है वो अभी तक सारे कंट्रीज में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। डिफेंस एक ऐसा चीज है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन डिफेंस पार्ट, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक एंड बेसिक इंडस्ट्रीज वेर कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। स्ट्रैटेजिक और बेसिक इंडस्ट्रीज हैं ये। अदर इंडस्ट्रीज वे कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर, हेल्थ हो गया भाई साहब, एजुकेशन हो गया। एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर कैसे बन गया भाई साहब, जितने भी आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट तो हैं, ठीक है, ओके। कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, ये सारे भाई साहब आपके हो गए प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड विद पब्लिक सेक्टर। डिफेंस में भाई साहब बाहर के प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आज भी नहीं हो सकते, और शायद अगले 50-100 साल में भी नहीं होगा। एयरलाइंस में आज की तारीख में हस्तक्षेप है, एयरलाइंस में आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बहुत बुरी तरह से घुस चुका है, ठीक है। यहाँ टेलीकम्युनिकेशन तो मतलब बीएसएनएल ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट हो चुका है, बीएसएनएल का कोई लाइन आपको नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है। माइनिंग में भी अभी हार्डली कुछ है, तो माइनिंग में भी हम घुस चुके हैं, ठीक है, ओके। सो ये आपका भाई साहब है गवर्नमेंट का सेक्टर, ठीक है, दिस इज बेसिकली thus the government protected its own industries from private sector and foreign industries, ठीक है, foreign industries से। Public sector was in dire need of additional capital and modern technology, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है भाई साहब इसको काफी बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर, ठीक है। देखो वेलफेयर कैसा, आप भाई साहब एक ओला बुक करेंगे और यहां से वीटी जाएंगे तो कम से कम आपका नहीं तो करके 1,500 रुपए का बिल आ जाएगा। वही चीज अगर आप भाई साहब ट्रेन में बैठकर जाएंगे, थोड़ा सा धक्कम दुक्की है लेकिन 25 रुपए में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपके पैसे बच रहे हैं, कौन बचा रहा है आपका पैसा, गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप कहां 1500 रुपए खर्चा कर रहे हैं और कहां 25 रुपए। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मेंट बाय वेलफेयर? वेलफेयर का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। लेकिन इस वेलफेयर का एक बहुत बड़ा कॉस्ट है भाई साहब। अगर रेलवे सेटअप करना है तो रेलवे बोगीज, रेलवे के लाइंस, ये सब सेटअप करने पड़ेंगे और ये बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है। मतलब ये चीज अगर आपको इस प्राइस में दिलानी है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट हैज अ कॉस्ट टू इट, और वो बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब चलो हमने एक रेलवे इंजन बनाया और एक रेलवे बोगी बनाया, एक ही बोगी बनाया, अब चलो पैसे दो, तुम्हारे पैसे आएंगे तो दूसरा बोगी इसमें ऐड करेंगे, चलो पैसे दो तो तीसरा बोगी ऐड, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई साहब। ट्रेन जब आप बनाएंगे तो पूरा ट्रेन ही बनाएंगे और उसके लिए पूरा लेआउट ही करेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, इज इन डायर नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो डायर नीड मतलब पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए, किसी भी सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी एक्सपैंड करने के लिए भाई साहब ये पैसे चाहिए थे। सो कैपिटल ऑब्वियसली वाज रिक्वायर्ड इन ह्यूज नंबर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। मोस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनीज नीडेड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज देखोगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होना ही पड़ेगा, ठीक है। क्रिटिकल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ इंडिया इन 1991 में हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, ठीक है। आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि हमने देखो हर कंट्री का एक गोल्ड रिजर्व होता है, गोल्ड रिजर्व होता है, वो रिजर्व अगर उसने उधारी पे रख दिया तो मतलब कंट्री गई, ठीक है, उसको निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
गहने गिरवी रखना, अगर किसी फैमिली को अपने गहने गिरवी रखने पड़े तो मतलब समझिए हालत खराब है, ठीक है। सो फ्रॉम 1947 टू 1991 इंडियाज इंपोर्ट बिल्स वेर हाई एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स वेर लो। देखो आप कॉमर्स में एक चीज पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये होता क्या है भाई साहब, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट आपका ज्यादा होना चाहिए हमेशा इंपोर्ट से, बहुत खराब अगर परिस्थिति रही तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो आप नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में हैं, ठीक है। तो इंडिया की हालत ऐसी थी भाई साहब, एक्सपोर्ट उनका कम था, इंपोर्ट ज्यादा चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट मतलब आप दूसरे जगहों से चीजों को मंगा रहे हैं बाहर के देशों से, लेकिन बाहर के देशों में आपकी चीजें बिक नहीं रही हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स वेर फार लेस एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट बिल्स वेर माउंटिंग, एक्सपोर्ट अर्निंग्स वेर डाउन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा पूरा भाई साहब बिगड़ा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ओके, मशीनरी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस एंड यूरोप वेर बीइंग, आवर एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स। तो ये सब रॉ मटेरियल्स और फूड ग्रेन्स को हम बेचते थे, ठीक है। बिफोर 1991 आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर वाज यूएसएसआर। अभी एक और चीज जो समसामयिक हो गई वो ये था कि भाई साहब यूएसएसआर हमारा बिगेस्ट सपोर्टर था उस टाइम पे, और बिगेस्ट हमारा भाई साहब एक्सपोर्ट पार्टनर भी था। ज्यादा करके जो चीजें होती थी वो यूएसएसआर खरीदता था हमसे, और बहुत पावरफुल नेशन था। कोल्ड वॉर के चलते भाई साहब अमेरिका और यूएसएसआर में टेंशंस बढ़ने लगे, और यूएसएसआर के खुद के सिविल वॉर के चलते वो पूरा पूरा टूट गया, ठीक है। तो रशिया बेसिकली डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी स्टेट्स, ठीक है, और वो पूरा पूरा टूट चुका था। तो पूरा उसका यूएसएसआर पोस्ट 1991 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इनटू रशिया एंड 14 डिफरेंट कंट्रीज। इस एक यूएसएसआर से 14 अलग अलग कंट्रीज बने, ठीक है। सो आवर एक्सपोर्ट अर्निंग्स फेल। तो जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर था, जो हमसे सबसे ज्यादा मात्रा में चीजें लेता था, वही टूट गया है। अभी उसको भाई साहब हर एक कंट्री को अलग से बनाना है, ठीक है। हर एक कंट्री अलग से अपने तरीके से बिजनेस करेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग पट्ट से नीचे गया, ठीक है। तो जो हमारा एक इनकम का स्रोत था वो खत्म हो गया। तो दैट इज हाउ द एंटायर एक्सपोर्ट अर्निंग्स फेल। सो एक्सपोर्ट अर्निंग्स फेल ड्रास्टिकली। इन 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत। वो आपने एयरलिफ्ट वाली मूवी देखी है अक्षय कुमार की, ठीक है। उसमें भाई साहब थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे रातों रात मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये होता रहता है। होता क्या, देखो जैसे समझ लो मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, और सारी कंट्रीज मिडिल ईस्ट में ज्यादा करके पेट्रोलियम बेचते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम बेचते हैं। अभी कुवैत, इराक, ईरान, ये सारे भाई साहब जो कंट्रीज हैं, दे आर मोस्टली इनटू सेलिंग ऑफ पेट्रोलियम। एंड समझ लो अगर इसने पेट्रोलियम का दाम कम कर दिया अचानक से, तो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज होंगे सब भाई साहब पूरी ट्रैफिक इधर आउट हो जाएगी, सब इससे ही खरीदेंगे। और ऐसा ही कुछ कुवैत ने किया, ठीक है। उन्होंने भाई साहब अपना पेट्रोलियम का प्राइस कम किया, क्योंकि उनके भाई साहब प्राइस जो है वो तय रहते हैं कि भाई साहब हर एक कंट्री में इतने ही दाम पे हम पेट्रोल को बेचेंगे। अगर हमने कम कर दिया तो हमारा तो यही चल रहा है ना। तो सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज भाई साहब वेयर आर दे अर्निंग द मनी फ्रॉम? दे आर अर्निंग द मनी फ्रॉम सेल ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ठीक है। कुवैत ने अचानक भयानक में अपना प्राइस बहुत कम कर दिया। इराक ने बोला भाई साहब तुम प्राइस बढ़ाओ वरना तुम पे अटैक कर देंगे, और उसने कम नहीं किया और इसने अटैक कर दिया। रातों रात अटैक हो गया भाई साहब और कुवैत पे कब्जा हो गया। अमेरिका वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम कुवैत। सो अमेरिका सेड भाई साहब कि यू रिमूव योर ट्रूप्स फ्रॉम देयर, अदरवाइज वी विल स्टार्ट अटैकिंग। तो इराक ने बोला भाई साहब ठीक है, अगर आप अटैक करेंगे तो हम यहाँ पे जितने भी ऑयल के कुएं हैं, ऑयल के जो वेल्स हैं, उनको सबको आग लगा देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये घमासान लड़ाई चलता रहा, बहुत बुरी तरह से चला, ठीक है। तो मतलब इसके इराक के जो लीडर थे उनका नाम था सद्दाम हुसैन, ठीक है। सद्दाम हुसैन वाज द डिक्टेटर ऑफ इराक एंड he was eventually captured and executed, ठीक है। but this war continued for a very long time, ठीक है। so in 1990 Iraq invaded Kuwait for control of oil wells। तो ऑयल वेल्स के कंट्रोल के लिए इराक ने वैसा अटैक कर दिया कुवैत पे, और कुवैत बेसिकली उस टाइम पे क्या कर रहा था, ऑयल को कम दाम पे बेच रहा था, ठीक है, जिससे दूसरे कंट्रीज के नेबरिंग कंट्रीज से कोई ले नहीं रहा था, जिससे भाई साहब उनकी इकोनॉमी ठप हो गई। तो इसीलिए इराक ने कुवैत पे रातों रात कब्जा कर लिया, ठीक है। So Iraq basically did what? It captured Kuwait, ठीक है। तो this was captured in 1991. USA began an aerial raid to drive back the Iraqi troops। तो aerial raid चालू हुआ भाई साहब, ठीक है, बॉम्बिंग्स चालू हुई भाई साहब, और इससे क्या हुआ, इराकी ट्रूप्स को पीछे ले जाने के लिए, ठीक है। Our primary sellers Iraq, Kuwait and USA were at war with each other, so India's oil bill escalated, ठीक है। तो अभी क्या हो गया भाई साहब, जो हमारे प्राइमरी सेलर्स थे इराक, कुवैत और यूएसए, ठीक है,
इनसे ही हम भाई साहब ज़्यादा करके यूएस, कुवैत और इनसे हम ऑयल्स इंपोर्ट करते थे। ये खुद ही भाई साहब लड़ाई में मस्त हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं, तो वॉर चल रहा है उनके, तो इसीलिए हमने क्या, मतलब हमारा ऑयल बिल एस्केलेट हो गया, मतलब हमारे ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे, हमारे पास ऑयल था ही नहीं, ठीक है। तो हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन, एक तो हमारी सिचुएशन आर्थिक अवस्था खराब थी ही, हमने ग्लोबलाइजेशन के लिए अपने मार्केट्स को ओपन नहीं किए थे, हमारे पास पैसा ऑलरेडी नहीं था, थोड़ा बहुत सपोर्ट हमको रशिया से मिलता था बिकॉज इट वाज आवर ग्रेटेस्ट इंपोर्टर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। वहां पे भी भाई साहब 14 कंट्रियों में वो पूरा नेशन बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे लड़ाई चालू हुआ इराक, कुवैत और यूएस में, यहाँ पे भी भाई साहब हमको तो चारों तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो गया। पॉलिटिकल प्रेशर क्या, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, ठीक है, बट टू नॉक द डोर्स ऑफ IMF। सो इराक भाई साहब ऑयल बिल इसने राइज कर। इन जनवरी 1991 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वेर एट 1.2 बिलियन एंड डिप्लीटेड टू हाफ बाय जून। तो मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, हर कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। ये भाई साहब 1.2 बिलियन था और हाफ हो गया इसका, 0.6 हो गया भाई साहब बाय जून, 6 महीनों में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा ही नहीं, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी क्राइसिस लाइक सिचुएशन, ओनली हाफ वाज लेफ्ट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज वाज बेयरली एनफ टू लास्ट रफली फॉर 3 वीक्स ऑफ एसेंशियल इंपोर्ट्स, ठीक है। तो जो भी हम एसेंशियली इंपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे पास जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था ये अगले 3 महीने तक ही बच सकता है, ठीक है। दैट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। So Indian economy pre-1991 losses in public sector, losses in public sector companies, restrictions on private sector। तो आपका भाई साहब पब्लिक सेक्टर कंपनी सारे लॉसेस में चल रही थी, मतलब गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स लॉसेस में थे, ठीक है। गवर्नमेंट के ज्यादा करके प्रोजेक्ट्स लॉस में ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको लगता है कि जो रेलवेज है क्या ये प्रॉफिटेबल है, देखो रेलवेज में 2 तरह के ट्रेन होते हैं, एक होता है आपका पैसेंजर ट्रेन और एक होता है भाई साहब आपका गुड्स ट्रेन। अभी तक पैसेंजर ट्रेन भी लॉस में चल रहा है, ठीक है। ओनली गुड्स ट्रेन से ही आपका प्रॉफिट आता है, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट का जो पैसेंजर ट्रेन, आप देख लो ना भाई साहब, ये जो आपने अगर एक टीटी को रख दिया, जो भाई साहब उसको सैलरी देकर आप रख रहे हैं, वो चेक करेगा तो कितने लोगों का चेक करेगा, लाखों करोड़ों लोग रोज लोकल ट्रेन में भाई साहब यात्रा कर रहे हैं, उसका तुम कितना ही % चेक कर लोगे भाई साहब। पूरे दिन भी अगर तुम खड़े रहे 8-9 घंटा कितना ही चेक कर लो, और जितने को चेक करोगे उसमें से आधे के टिकट निकलेंगे, ठीक है। तो क्या हम इस पैसेंजर गुड्स में अभी तक हम लॉस में ही चल रहे हैं, ठीक है। गुड्स ट्रेन में हम थोड़ा सा प्रॉफिट में है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, हमारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो 1990 के पहले माना जाता था इंडिया में लाइसेंस राज। लाइसेंस राज मतलब हर धंधे को करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, और अलग अलग लेवल्स ऑफ लाइसेंस में। किसी ने वो एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की बहुत पहले, गुरु मूवी, एक्चुअली धीरे हुआ ये अंबानी पे वो मूवी है, और उस पे उनका चैलेंज बताया था। मतलब जब वो ये बड़े बड़े लोगों के पास, सरकारी अफसरों के पास जा रहे थे अपना काम करवाने के लिए, तो सब लोग उसको नाकार रहे थे, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वाज नॉट अ वेरी बिजनेस सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है। बिजनेस को सपोर्ट करने वाला गवर्नमेंट से एनवायरनमेंट क्रिएट किया ही नहीं गया था। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड भाई साहब बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। आज की तारीख में भाई साहब आप फॉरेन से गुड आराम से ला सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं, यहाँ के गुड्स भी वहां पे बेच सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन एक जमाना था कि फॉरेन के गुड्स यहां पे लाने में बहुत सारे लाइसेंसेस लगते थे, और वैसा है वाइस वर्सा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन के लोग यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखो इंडिया में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उसका एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि यहाँ पे लोग बहुत है, ठीक है। तो इंडिया सारे वर्ल्ड के मार्केट के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, समझ में आ रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे सारे कैटेगरी के लोग हैं, मतलब रिच क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, और पुअर क्लास भी है। तो मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहा है और किसी एक सेगमेंट को टारगेट करना है, समझ लो रिच क्लास को टारगेट करके आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। एकदम लोअर मिडिल क्लास या एकदम पुअर क्लास को टारगेट करके आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने बराबर चैनल से सही सही लॉन्च किया तो वो भी बिकेगा। तो मतलब हर सेगमेंट के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए इंडिया में कोई भी बिजनेस करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिजनेस फेल नहीं होगा, ठीक है। वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल एंड द पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए इंडिया में कोई भी बिजनेस फेल होगा ही नहीं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से सही ऑडियंस को टारगेट किया तो यू विल बी सक्सेसफुल।
तो एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज डाइंग टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन के कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट या फॉरेन जो कंट्री कंपनीज हैं उनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जाम था, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। इंडिया अप्रोच द वर्ल्ड बैंक, तो जैसे मैंने आपको बोला वर्ल्ड बैंक भाई साहब किसका बैंक है, यूएनओ का बैंक है। यूएनओ का भाई साहब, यूएनओ का होता है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इससे क्रिएट होता है वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया अप्रोच वर्ल्ड बैंक फॉर लोन, तो वर्ल्ड बैंक के पास गया भाई साहब लोन के लिए। वर्ल्ड बैंक अग्रीड, ठीक है भाई साहब हम लोन देंगे, लेकिन आप अपने मार्केट्स को रिलैक्स कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपने मार्केट्स को रिलैक्स नहीं किए तो अगले 10 साल में फिर से घूमकर आपको आना पड़ेगा, या 5 साल में ही आप आ जाएंगे फिर से लोन मांगने, ठीक है। सो अग्रीड, इंडिया ओपनड अप आवर मार्केट्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आप अपना मार्केट खोलिए भाई साहब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। आज की तारीख में देखो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस हद तक जा चुका है कि आप यहां पे बैठे बैठे दुबई की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है, दुबई के लोग भी यहां की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऐसा हो गया है, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर, ठीक है। तो इंडिया ओपनड अप आवर मार्केट्स फॉर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया अग्रीड टू ओपन अप आवर मार्केट्स फॉर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑन जुलाई 24, 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस व्हाट पीपल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। और इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीजें थी भाई साहब, ठीक है। एलपीजी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल होना, बिजनेस के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना, है ना। बिजनेस फेवरिंग इकोनॉमी हमारी नहीं थी और लोगों को यही लगता था कि भाई साहब कैसा भी करके थोड़ा बहुत पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब में घुस जाओ वरना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन किया, आज की तारीख में लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। एवरी सेकंड पर्सन अमंग्स योर ग्रुप इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, कोई ना कोई स्टार्टअप के बारे में आप सोच रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि लोग कमा रहे हैं, ठीक है, आपको एक फ्री बिजनेस और ट्रेड का एक एनवायरनमेंट दिख रहा है, ठीक है। चैलेंजेस अभी भी हैं लेकिन आपको दिख रहा है। ये लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन मतलब ज्यादा के ज्यादा चीजों को प्राइवेटाइज करना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है ना वो बहुत सुस्त होते हैं। सुस्त क्यों होंगे, आपने देखा भाई साहब डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन फटाफट हम नहीं ले सकते। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपने देखा, ठीक है, एक डिसीजन को पास होने में भाई साहब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए। वो आते आते भाई साहब फिर प्रोजेक्ट, फिर टेंडर निकलेगा, 50 कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, उनमें से फिल्टर आउट होगा, फिर भाई साहब प्रोसेस चालू होगा। नहीं करके आपका 5-6 साल इसी में चला जाएगा, ठीक है। एक ब्रिज बनाने में भाई साहब स्टार्ट करने में आपका 5-6 साल चला जाएगा। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भले ही वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं लेकिन दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई साहब प्राइवेटाइजेशन अगर हम करते हैं इसका फटाफट काम होगा, भाई साहब प्राइवेटाइजेशन में जल्दी काम होगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब आप अपने मार्केट्स को फॉरेन ट्रेड के लिए खोल रहे हैं और फॉरेन में जो कंट्रीज हैं वो भी अपने मार्केट्स आपके लिए खोलेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ये आपका न्यू इकोनॉमी। जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई तब इंडिया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। लोगों में, बिजनेस कम्युनिटी में बहुत सारा प्रोटेस्ट होने लगा। मैंने खुद देखा है, यहाँ पे जितनी भी बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन लोगों को लगा कि भाई साहब अभी फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी, धंधा करेंगी, हमारा धंधा ठप हो जाएगा, ऐसा ही लगा, ठीक है। ऐसा दैट इज व्हाट दे फेल्ट कि हमारा थोड़ा बहुत धंधा चल रहा है वो भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ, ठीक है। और उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया और अच्छा हुआ। आज की तारीख में भाई साहब वी हैव कम अक्रॉस एज अ स्ट्रॉन्गर नेशन बिकॉज वी ओपनड आवर डोर्स टू ग्लोबलाइजेशन। हमने ये भाई साहब किया, ठीक है। ओके, डिस्क्राइब इंडियाज क्रिटिकल फाइनेंशियल, ओके, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे देखो तुमको अगर अभी आज की तारीख में कोई फूड का दुकान खोलना है तो तुमको फूड लाइसेंस लगेगा। आज की तारीख में सबसे ज्यादा लाइसेंस 2 चीजों में लगता है, एक है आपका पेट्रोल और दूसरा है अगर कोई पेट्रोल पंप आप खोल रहे हैं और आप अगर कोई अल्कोहल का या वाइन का शॉप खोल रहे हैं, इन दोनों में बहुत हैवी लाइसेंस लगता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस डू नॉट रिक्वायर अ वेरी हैवी लाइसेंस, ठीक है, बहुत बड़े लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस टाइम पे छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए भी बहुत बड़े लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी। तो गवर्नमेंट ने भाई साहब लिबरलाइजेशन किया, मतलब अपने पॉलिसीज को रिलैक्स किया, लेट मोर बिजनेस बी प्रोमोटेड। ऐसा ही उन्होंने भी बोला कि भाई साहब आप जितना बिजनेस को प्रमोट करेंगे उतनी ही आप कहां तक चीजों को खींचेंगे, आप जाने दीजिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होने दीजिए। जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना ज्यादा आपका टेंशन खत्म होगा, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर को अगर आप सपोर्ट करते हैं वो 10 लोगों को अपने अंडर में रखेगा, उनको नौकरी मिलेगी। इन्हीं 10 को अगर आपको नौकरी देनी रहेगी अपने पास तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे।
आप एक प्रोजेक्ट निकालेंगे उसमें लगेगा 5 साल, वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होते होते इनको नौकरी लगते लगते भाई साहब इनकी आधी उम्र चली जाएगी, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। लिबरलाइजेशन, विड्रॉल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इंडिया बिफोर 1991, तो एंटरटेनमेंट भाई साहब दूरदर्शन एक ही चैनल हुआ करता था, ये हमारे जीवन का था भाई साहब, ठीक है। हमने जीवन के 5-6 क्या 8-10 साल सिर्फ दूरदर्शन ही देखा है। दूरदर्शन चालू होता था सुबह के 9 बजे और चलता था, पहले तो शाम के 5 बजे तक ही चलता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने बनाया 8 बजे तक, फिर 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक बंद, फिर 10 बजे के बाद टीवी में ऐसे आता था भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा ही था, ठीक है, एक ही चैनल हुआ करता था एंटरटेनमेंट, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के बाद भाई साहब, लिबरलाइजेशन के बाद क्या हो गया, बहुत सारे चैनल्स आ गए, ठीक है, अ लॉट ऑफ चैनल्स बेसिकली, ठीक है, कलर, स्टार प्लस, ये जितनी दुनिया भर के चैनल आ गए। टेलीकम्युनिकेशन में देखो भाई साहब, एक आपका होता था MTNL और BSNL। MTNL मतलब महाराष्ट्र में और BSNL मतलब पूरे इंडिया में, ठीक है। वोडाफोन, एयरटेल, ये सारे आपके आ गए भाई साहब, ठीक है, ओके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे वही प्रीमियर, पद्मिनी भाई साहब, या तो आपका भाई साहब एम्बेसडर या तो फिएट, ये दोनों गाड़ियां होती थी। एम्बेसडर जो आज की तारीख में तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी थी, क्योंकि ये ना एकदम एक्सीडेंट प्रोन गाड़ी थी, मतलब इसमें आप बैठेंगे ना तो एकदम मतलब कोई आलीशान चीज में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाड़ी हुआ करती, लेकिन इसका बल्क बहुत था। आज की तारीख में आपको एम्बेसडर सिर्फ कैलकाटा में मिलेगा टैक्सी में, ठीक है। और ये फिएट था, फिएट आपको जो आपको बॉम्बे साइड में काली पीली जो टैक्सी मिलती है वो फिएट है, प्रीमियर, पद्मिनी जिसको हम बोलते हैं। ये दोनों गाड़ियां चलती थी भाई साहब, ठीक है। ऑटोमोबाइल में यही दोनों था, एक तो भाई साहब एम्बेसडर था और एक था आपका फिएट। बहुत सालों तक एम्बेसडर में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो आपके जितने भी मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे वो अभी तक भी इसको व्यवहार करते थे। हाल ही में कुछ 10 साल हुआ है कि अभी एम्बेसडर नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी तो भाई साहब देखो गाड़ियों की भरमार है, BMW, होंडा, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, ओके। एविएशन अगर आप देखोगे पहले सिर्फ एयर इंडिया हुआ करता था, आज की तारीख में भाई साहब जेट एयरवेज, स्पाइस जेट। पावर अगर आप देखोगे बेस्ट एंड MSCB हुआ करता था। आज की तारीख में आप बोरीवली साइड में जाएंगे, दहीसर साइड में जाएंगे तो वहां पे आपका प्राइवेटाइजेशन हो गया है पावर का भी, ठीक है। तो वहां पे टाटा पावर आ गया है, ठीक है, रिलायंस पावर आ गया है, अदानी पावर आ गया है, ठीक है। फूड अगर आप देखोगे भाई साहब, वड़ा, डोसा, ये सब होते थे। आज की तारीख में बर्गर जो आप खा रहे हैं दैट इज नॉट एन इंडियन फूड, ठीक है। पिज्जा जो आप खाते हैं दैट इज नॉट एन इंडियन फूड। पेप्सी जो आप पीते हैं दैट इज नॉट एन इंडियन फूड, दीज आर नॉट इंडियन कमोडिटीज, ठीक है। सो आपके इंडियन कमोडिटीज नहीं है। टुडे वी हैव अ वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस, तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हो गए। तो अगर देखिए बहुत सारे कंपनीज कंपीट कर रही हैं हम तक पहुंचने के लिए। मैं आपको बोल रहा हूं जब मोबाइल लॉन्च हुआ था तो एक कॉल करने में 1 मिनट का भाई साहब 3 रुपए लगता था, ठीक है। तो आपने अगर किसी से 5 मिनट बात कर लिया तो हो गया भाई साहब 40-50 रुपए लग गए आपके, ठीक है। ये तो था ही, प्लस आपको कॉल रिसीव करने में भी 3 रुपए लगते थे, ठीक है, क्योंकि भाई साहब प्लेयर्स कम थे। आज की तारीख में भाई साहब 300 रुपए में आप डेटा, वॉइस कॉल, मैसेजेस ऑलमोस्ट मतलब अबंडेंटली यूज कर सकते हैं। क्यों ये हुआ रहेगा? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द मार्केट। तुम नहीं तो आज को तारीख में भाई साहब मेरे को एक ए कंपनी से बी कंपनी में पोर्ट आउट करना इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 24 आवर्स। बैठे बैठाए मैं पोर्ट आउट कर सकता हूँ, नहीं तुम्हारे भाई साहब प्लान्स मुझे पसंद नहीं, चलो मैं दूसरे में जाता हूँ। तो इस तरह से कंपटीशन हो रहा है भाई साहब, कंपटीशन में प्राइस ड्रॉपिंग हो रही है। तो आज की तारीख में 300 रुपए में सिर्फ आपके वॉइस कॉल्स, मैसेजेस, इन सबको प्लस आपका डेटा सब कुछ मिल रहा है भाई साहब, ठीक है। हमारे टाइम पे भाई साहब 3 रुपए एक कॉल का लगता था, 3 रुपए एक कॉल को रिसीव करने में लगता, डर लगता था भाई साहब फोन किसका है, क्योंकि जैसे मैंने उसको उठाया 3 रुपए का बिलिंग हो जाएगा मेरे को, ठीक है। तो दैट इज हाउ थिंग्स वेयर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन में प्राइस ड्रॉप होता है। टुडे वी हैव अ वाइड चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हमारा चॉइस अगर बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी और हम पैसे भी ज्यादा बचा लेंगे, ठीक है। वी विल बी एबल टू सेव मनी एज वेल। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। तो आप देखोगे नए गाड़ियां रोड में उतर ही रही हैं। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि काफी सारे ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं और काफी सारा पोल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है, दैट इज देयर। बट इंडियन रोड्स में काफी सारा the latest models of mobile phones and televisions made by the leading manufacturers of the world are within our reach, ठीक है। आपका भाई साहब within our reach है। India before liberalization, India after liberalization। Before 1991 प्राइवेट सेक्टर was very restricted। बहुत सारी बंदिशें थी, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इस तरह से धंधा नहीं कर सकते, आप उस तरह से धंधा नहीं कर सकते, ऐसा रहता। हर धंधे में हर चीज को लेकर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे और आपको बहुत सारे लेवल्स पे आपको भाई साहब लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसको हम लाइसेंस राज भी बोलते थे, ठीक है।
restrictions on investment, restrictions on production, restrictions on import, restrictions on export, ये सारी तमाम चीजें थी. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हैप्पी सिंह वॉज ये तो हमारे हैप्पी सिंह एमएलए आ गए भाई साहब. हैप्पी सिंह वॉज अ बिजनेसमैन डीलिंग विद ऑटोमोबाइल्स इन पंजाब. सो लेट्स से एग्जाम्पल है कि इज डीलिंग विद ऑटोमोबाइल्स इन पंजाब. इट टुक हिम 3 to 4 months टू रजिस्टर हिज बिजनेस. भाई साहब अपने बिजनेस को रजिस्टर करने में ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते इनके भाई साहब 4-5 महीने निकल जाते थे. उसमें खर्चा अलग, ठीक है, खर्चा अलग, इसको खिलाओ उसको खिलाओ. ही नीडेड नंबर ऑफ लाइसेंसेस. जैसे मैं आपको बोल रहा था भाई साहब, ये इसको हम बोलते ही थे लाइसेंस राज. इस पूरे टाइम को हम बोलते थे लाइसेंस राज. ही नीडेड अ नंबर ऑफ लाइसेंस टू गेट गवर्नमेंट क्लियरेंस विच टुक अ ईयर और 2. 5-6 महीने लग गए भाई साहब आपको रजिस्ट्रेशन करने में. 1 साल 2 साल लग गया भाई साहब आपके इतने सारे लाइसेंसेस लाने में. ठीक है, ये साल बिकते जा रहे हैं भाई साहब. ठीक है, he needed number of licenses. Company got licenses. It took another few months to get electricity and telephone connection. तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, टेलीफोन का कनेक्शन, इसमें भी भाई साहब टाइम लग रहा है. ठीक है, सो इन सब चीजों के चलते भाई साहब he wanted to expand his business. उनको भाई साहब अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था. For this he wanted to invite a foreign investor to invest in business. तो आपके एक फॉरेन इन्वेस्टर को ये लाना चाहते थे who could invest heavily in his business. अब इसमें भी रिस्ट्रिक्शन, बट द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड दिस. ठीक है, तो तमाम चैलेंजेस हैं. हैप्पी सिंह वांटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम 100 कार्स अ ईयर टू 500 कार्स पर ईयर. ये सब उनके इंटेंशंस थे, लेकिन इसको करने के लिए पैसा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड दिस. गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते. प्रोडक्शन पे भी गवर्नमेंट के भाई साहब रिस्ट्रिक्शंस थे. He wanted to import new engine from Japan and wanted to export his finished cars to other countries. इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस थे. ठीक है, बट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज वेर वेरी हाई. बहुत ज्यादा भाई साहब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के रखा था. दिस मेड इंडिया अ डिफिकल्ट प्लेस टू स्टार्ट एंड डू बिजनेस. इसीलिए हमारी बिजनेस कम्युनिटी नहीं थी. आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ. लड़कियों की जब शादी होती है तो हम देखते हैं लड़का क्या कर रहा है ना. तो अगर पहले के ज़माने में कैसा होता था, मतलब अगर लड़का बिजनेस कर रहा है तो लड़की को ब्याह देने में लोग कतराते थे, भले ही जितना भी बिजनेस कर रहा हो. बिजनेस कर रहा है ना भाई साहब, कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा था. ठीक है, लाइसेंस के लिए मारामारी, कमाने के लिए मारामारी, इन्वेस्टर्स के लिए पैसा, इन्वेस्टर्स से पैसा लेने में रेस्ट्रिक्शंस, ये सारे तमाम रेस्ट्रिक्शंस थे. क्योंकि बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल का काम था. ठीक है, तो लड़कियों की शादी किसी बिजनेसमैन, भले ही वो करोड़पति हो, उसको देने पे लोग कतराते थे. और उससे कई कम गुना अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा होगा उसको फटाक से शादी हो जाएगी. तो इसीलिए दहेज के मार्केट में देखिए जो लोग भाई साहब सरकारी नौकरी करते थे वो मुंह मांगा दहेज मांगते थे. भले ही उनका इनकम उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सिक्योर्ड है भाई साहब जॉब. ठीक है, तो इसीलिए उनका भाई साहब तो ऐसा था. ठीक है, इस तरह का सेटअप था. दिस मेड इंडिया रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट. काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. तो ये जो हजारों टाइप के रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा के रखे थे, इनको रिमूव करने का प्रोसेस ही आपका है लिबरलाइजेशन का प्रोसेस. ठीक है, ओके ओके ओके. इंडिया बिकेम अ बिजनेस फ्रेंडली कंट्री. Withdrawal of restrictions on investment, production and import export. Business registration takes place few days as licensing system came to an end. तो लाइसेंस राज का अंत हुआ. ठीक है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम भाई साहब कैंसिल हुआ. इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन कनेक्शंस आर एक्वायर्ड फास्टर. आज की तारीख में ताबड़तोड़ भाई साहब आपको इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन कनेक्शंस मिल जाते हैं. ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज. ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज आर स्लैश्ड. तो आपके जितने भी भाई साहब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपके टैक्सेस लगते थे उनको काफी कम कर दिया गया है. ठीक है, हैप्पी सिंह नाउ प्रोड्यूसेस वर्ल्ड क्लास कार्स यूजिंग सोफिस्टिकेटेड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज ही कैन वेरी वेल इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज एज वेल. ठीक है, प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव. हैप्पी सिंह वाज रियली हैप्पी. ठीक है, तो ये आपका लिबरलाइजेशन का हो गया. अभी हम क्या पढ़ेंगे भाई साहब, प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन में क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? Privatization is a transfer of ownership from the government to the public sector, either fully or partially. ठीक है, तो कभी कभी आप देखोगे कुछ चीजों का भाई साहब फुल्ली ट्रांसफर हो जाता है, कुछ चीजों का पार्शियल ट्रांसफर होता है. ठीक है, जैसे रेलवेज का अभी तक नहीं हुआ है, ना ही फुल्ली ना ही पार्शियली. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का देखोगे तो पार्शियल ट्रांसफर हो गया है, कुछ जगहों का हो गया है, कुछ जगहों का इन प्रोसेस है और कुछ जगहों का शायद नहीं होगा. ठीक है, तो पार्शियल ट्रांसफर है. तो फुल्ली और पार्शियल ट्रांसफर. और कुछ चीजों का बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे डिफेंस का बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, ओके. सो पब्लिक सेक्टर ओनरशिप बाय प्राइवेट सेक्टर. इन 1991 इंडिया बॉट अबाउट प्राइवेटाइजेशन थ्रू 2 ways.
डी रिजर्वेशन एंड डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओपनिंग अप और सेलिंग आउट, ठीक है, ओपनिंग अप एंड सेलिंग आउट इन प्री लिबरलाइजेशन एरा पब्लिक सेक्टर कंपनीज डोमिनेटेड मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनी। तो ज्यादा करके इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज का डोमिनेशन था, ठीक है। तो डी रिजर्वेशन, जैसे टेलीकॉम, टेलीकॉम पूरा का पूरा भाई साहब आपका गवर्नमेंट का था, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसको बेचना चालू कर दिया, ठीक है। तो टेलीकॉम में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ गए, बहुत सारे कंपनीज आ गए। एयरलाइंस भी भाई साहब गवर्नमेंट डोमिनेटेड था, ठीक है। एंटरटेनमेंट सिर्फ दूरदर्शन एक ही चैनल था, ठीक है। प्री लिबरलाइजेशन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बेस्ट और एमएससी भी दे रहा था। तो इन सब चीजों को भाई साहब इन पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया, तो लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन परमिशन इन इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तो टाटा कम्युनिकेशन आ गया, रिलायंस कम्युनिकेशन आ गया, जियो आ गया, जेट एयरवेज आ गया, स्पाइस जेट आ गया, ठीक है, कलर, स्टार प्लस, पता नहीं और कौन कौन से चैनल्स, ठीक है। आपके भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी में इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इफ यू सी दीज पोर्टफोलियोज which were entirely controlled and dominated by the government, they started to be given to the private ownerships to be maintained well, ठीक है, क्लियर है, ओके। आज यहां तक ही, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।